बेटा हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा रहे थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 9th क्लास का ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। मैंने जो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड पर्सन फर्स्ट फीचर है ये डेमोक्रेसी का, जो हमने डिस्कस कर लिया था। इसी टॉपिक का जो फर्स्ट फीचर है यानी कि मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय लीडर्स। अब इसके जो लास्ट पोर्शन रहा था हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy, but let us focus on one of these. अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जब लीडरशिप थी तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते साफ तौर पर कि उस वक्त वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। But let us focus on one of these. Can we say that the ruler are elected by the people in the Pakistan? Not quite. क्या पाकिस्तान में जो रूलर्स होते हैं उन्हें लोग चुनते हैं? ये ज़रूरी नहीं है। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। पाकिस्तान में लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोग चुनकर भेजते हैं वही रूलर नहीं होते। ये लिखा है रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली द रूलर, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। और ये वो लोग होते हैं यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। यानी कि किसी भी मैटर में फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर थी वो किसके पास थी? आर्मी के पास थी। और आर्मी में किसके पास थी? आर्मी जनरल यानी कि परवेज़ मुशर्रफ। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये वो जनरल होते थे यानी कि जो आर्मी जनरल थे उनको लोग नहीं इलेक्ट करते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है डिक्टेटरशिप और मोनार्की में, कि जहाँ पर डिसीजन कोई एक सिंगल आदमी लेता है या कोई ग्रुप या मतलब एक लोगों का समूह यानी कि या ग्रुप ऑफ पीपल टेक द डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का अधिकार उन रिप्रेजेंटेटिव को होता है जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का अधिकार किसको होता है? लोगों को होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो क्या था वहाँ पे? दिखने में तो था कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं थी। जो रियल पावर थी वो किसके पास थी? वो आर्मी के पास थी। और आर्मी के वो लोग थे जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। इन द लास्ट चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ USSR इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ US इन द कंटेम्प्रेरी इराक। हेयर द रियल पावर वाज विद, यहाँ पे USSR और पोलैंड, इराक, US यहाँ की पावर्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर होती है वो किसके पास रहती है, रियल पावर पर किसका कब्जा होता है। तो ये सब हम जो आपका पहला चैप्टर था जो इस बार कोरोना की वजह से एक चैप्टर आपका कम कर दिया गया है, तो ये आपके इस चैप्टर क्योंकि बुक पुरानी है तो ये पुराने चैप्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट फीचर है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल का मतलब होता है हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और उन इलेक्शंस को कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाती है वो बहुत फ्री एंड फेयर मैनर में करवाती है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इलेक्शन कमीशन पार्टी को सिंबल असाइन करना, इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना, वोट्स की काउंटिंग करना, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसका एक हेड होता है जिसे हम इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इलेक्शन कमीशन एक फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन कराती है। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कराने का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी। इलेक्शन बहुत फेयरली करवाए जाएंगे। लोग जाएंगे अपनी मर्ज़ी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालेंगे।
लोगों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकता है, लोगों को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी और रिप्रेजेंटेटिव को वोट करे, या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि लोग अपनी मर्जी से अपने वोट को डालने का उन्हें अधिकार है, वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, उन पर किसी तरह की कोई बंदिश कोई दबाव नहीं होगा। देखो यहाँ पर चाइना की दे रखी है, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेड आफ्टर एवरी 5 years, हमारे यहाँ भी 5 साल के बाद होते हैं। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड, क्या लिखा है, कॉन्गो रैनमिन डाइबियो दौरी, ये क्या वहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पर नेशनल पीपल्स की जो कांग्रेस है वहाँ की, उसको ये अधिकार है कि वो अपने देश के लिए प्रेसिडेंट को चुने। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो होती है उसमें लगभग 3000 मेंबर्स होते हैं जो पूरे चाइना से चुनकर आते हैं, और उसके बाद पूरे चाइना से चुनकर आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ये अपने लिए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करती है अपने देश के लिए। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई आर्मी, कुछ मेंबर्स जो होते हैं 3000 में वो आर्मी के जरिए इलेक्ट होकर आते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी कैंडिडेट होता है उसको चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ओनली 2000 मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, और वही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं जिन्हें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, या इसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल पार्टी 8 स्मॉल पार्टीज़ के वो क्या हों, और 8 स्मॉल पार्टी या छोटी छोटी स्मॉल 8 स्मॉल पार्टीज़ के मेंबर हों। तो ऐसा कब हुआ, यानी कि 2002 और 3 में चाइना में जो इलेक्शन हुए तो उसी में यही चीज़ हमें देखने को मिली। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा कौन सी पार्टी बनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना की ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन यही होता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन कराया जाता है, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मर्जी से अपने वोट को कास्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट के आधार पर। ठीक है बेटा। कि हमारा नेक्स्ट फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा कि हर इंसान को वोट डालने का अधिकार होता है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हर इंसान को वोट डालने का अधिकार होता है और हर इंसान के वोट की वैल्यू वही होती है जो दूसरे की वैल्यू होती है। यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक रिक्शे वाला और एक मंत्री जी दोनों के वोट की वैल्यू और दोनों के वोट की पावर इक्वल है, कोई किसी से कमतर नहीं है। इस बस शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि जो बंदा है वो एडल्ट हो, वोट डालने का अधिकार उसको हासिल हो, वोट डालने की एज हो उसकी, जैसे कि लिखा हुआ है इन लास्ट चैप्टर वी रीड अबाउट नाउ द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी में वोट डालने के अधिकार को किससे जोड़ते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट, अब पूरी दुनिया में इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा चुका है, इसी को फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाले कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये है यार देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी वोट डालने की उम्र मुकर्रर की गई है, तय की गई है, अगर वो उसकी इतनी एज है और वो उस देश का नागरिक है तो वो वोट डालने का हक रखता है। फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। जैसे कि सऊदी अरबिया है, वहाँ पर औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो जैसे कि सऊदी अरबिया में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकती क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है। इस तरह जो एस्टोनिया है हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल, तो एस्टोनिया का जो सिटीजनशिप रूल क्या है वो ये है कि जो लोग रशियन मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास वो क्या फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनके लिए वोट डालना मुश्किल है।
इसी तरह से इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो फिजी में क्या होता है, जो लोग इंडिजियस फिजी हैं उनके वो वोट डालने के मोर वैल्यू, उनके वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डाल सकते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम में उनकी ज़्यादा वैल्यू है किसके कंपैरिजन में, जबकि जो इंडियन फिजियंस हैं वो उनको इलेक्टोरल सिस्टम में इतनी इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है। तो ये क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वोटिंग का सिस्टम क्या है। बट हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, इंडिया में हर इंसान के वोट की वैल्यू उतनी बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसका वोट बराबर वैल्यू रखता है बाकी दूसरे लोगों की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक रिक्शे वाले के वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी एक मिनिस्टर के वोट की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड करती है, डेमोक्रेसी बेस्ड करती है पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर। पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है ना, डेमोक्रेसी का एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल है। इट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी का तीसरा प्रिंसिपल यही है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हर एडल्ट को एक वोट डालने का हक होगा और हर एक वोट की कीमत बराबर होगी, यानी कि हर एक नागरिक के वोट की कीमत बराबर होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि एक रिक्शे वाले का वोट हो, एक टीचर का वोट, एक डॉक्टर का वोट, एक हाउसवाइफ का वोट, या एक घर में काम करने वाली, जो हमारे घर पर काम करने वाली मेड होती हैं उनका वोट, चाहे कोई मिनिस्टर हो उसका वोट, सारे वोट्स की वैल्यू सेम है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। और इन डेमोक्रेसी हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में हम सब के वोट की वैल्यू बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिनिस्टर हैं तो वो एक वोट डालेंगे तो उनके एक वोट को 200 में या 100 में काउंट किया जाएगा, नहीं, उनका वोट भी एक में गिना जाएगा। और अगर कोई रिक्शे वाला अपना वोट डालता है तो उसका वोट भी एक में काउंट किया जाएगा। ओके बेटा। रूल्स ऑफ लॉज एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, इट इज़ द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो संविधान को फॉलो करती है, एक सिस्टम को फॉलो करती है। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, जो भी लॉज बनाए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो भी अधिकार संविधान की तरफ से वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं उनकी इज्जत की जाएगी, उन सभी नागरिकों के अधिकारों की। कोई किसी का राइट वायलेट नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मेजोरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1980 में मिली थी वाइट माइनॉरिटी से। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द, इससे पहले अब तक मतलब जो देश था उसको किस तरह रूल किया जा रहा था, ZANU-PF कोई पार्टी थी वहाँ की, उसकी हुकूमत थी वहाँ पर। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गई, लोगों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इट्स लीडर, इस पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगेब, हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री, वो पूरे देश पर उनकी हुकूमत थी सिंस इंडिपेंडेंस। और फिर उन्होंने जो स्ट्रगल की उसके ज़रिए उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश की, और इंडिपेंडेंस तक वही हुकूमत कर रहे थे वहाँ पर जब तक कि जिम्बाब्वे आज़ाद नहीं हुआ था। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय ZANU-PF। इलेक्शन वहाँ पर रेगुलरली किए गए, रेगुलरली का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद किए गए। और कौन सी पार्टी जीती, वही ZANU-PF। प्रेसिडेंट मुगेब इज़ पॉपुलर बट यूज़र अनफेयर प्रैक्टिस इलेक्शन। जो ये प्रेसिडेंट थे ये बहुत पॉपुलर थे, लेकिन ये इलेक्शन के दौरान गलत काम, अनफेयर प्रैक्टिस यानी कि गलत काम करते थे। गलत काम का मतलब ये हो सकता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। ओवर द ईयर्स इन हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम इन इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट, तो अपनी गवर्नमेंट के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया, चेंज क्यों किया, ताकि ये अपनी पावर्स को बढ़ा सकें और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाया जा सके। प्रेसिडेंट की पावर यानी कि इनकी पावर, मेक हिम लेस अकाउंटेबल,
और इन्होंने अपनी पावर को इस तरह से बढ़ा लिया कि प्रेसिडेंट अपने किसी भी काम के लिए ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं होगा, मतलब अपने हर काम के लिए वो अकाउंटेबल या जवाबदेह नहीं होगा। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी थी उस वक्त, तो उनके जो भी अपोजिशन लीडर्स थे उनको हरेस्ट किया गया और उनकी जो भी मीटिंग थी उनको डिसरप्ट कर दिया गया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड। और नतीजा ये निकला कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट थी, जगह जगह धरने, पब्लिक प्रोटेस्ट ये सब होने लगे और ये जो हो रही थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में थी, गवर्नमेंट ने इन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इसलिए तब ये ज़रूरत महसूस हुई डेमोक्रेसी में कि कोई कानून होना चाहिए जो प्रेसिडेंट की अधिकारों को क्रिटिसाइज कर, कानून होना चाहिए जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट के अधिकारों को, उसके राइट्स, उसकी पावर्स को क्रिटिसाइज किया जा सके। एक कानून होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट की पावर का भी एक दायरा फिक्स्ड किया जा सके। इसलिए ये महसूस किया गया कि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होने चाहिए कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में होना चाहिए और सभी के अधिकारों की इज्जत करनी चाहिए। देखिए बेटा, तो बोथ इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। इसलिए डेमोक्रेसी में ये फील किया गया, ये महसूस किया गया कि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल्स के ज़रिए काम करे और लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का सेफगार्ड भी किया जाए और उन अधिकारों की इज्जत भी करनी चाहिए और सभी के अधिकारों को उन्हें पूरे तौर पर उन्हें अधिकारों को यूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान ने अधिकार दिए हैं लेकिन प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाए कि वो लोगों को उनके अधिकारों को इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की बाधा डाले। इसलिए कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो ये तय करे कि प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स होंगी उसकी लिमिट क्या होगी, प्रेसिडेंट अपनी पावर को कहाँ किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है और प्रेसिडेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो होती है, गवर्नमेंट काम करती है उन लॉज के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं एंड सिटीजन्स राइट, और लोगों को वही अधिकार हासिल होते हैं जो संविधान ने उन्हें दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा ये आज आपका कंप्लीट हो गया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।